नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन। मैं हूं आपके साथ अक्षय और मेरे साथ है मेरी सहयोगी रवीन सपरवाल, जो कि सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता भी हैं। दरअसल इस देश का लोकतंत्र है, इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है और इस लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करता है वो है इस देश का कानून और संविधान। देश के संविधान में हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है और इसी संविधान का प्रियम्बल यानी संविधान की प्रस्तावना भी समाज के हर व्यक्ति के लिए बराबरी और समान न्याय का अधिकार देता है। और यही कानून और संविधान हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद है, लेकिन सही जानकारी ना होने या कानूनी पेचीदगियों के चलते एक हिस्सा सही समय पर न्याय हासिल करने में खुद को असमर्थ महसूस करता है। और इसी अंतर को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन की इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम यहाँ पर मौजूद रहते हैं आपकी हर कानूनी समस्या में आपकी सहायता के लिए। आज जिस विषय के साथ हम आपके सामने मौजूद हैं वो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम से संबंधित है और इसके साथ ही अगर किसी और तरह की कोई कानूनी अड़चन है, कोई कानूनी समस्या है, तो भी आप हमारे साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं, अपना सवाल कर सकते हैं। क्या बेहतर कानूनी विकल्प हो सकता है, इस बात का जवाब हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ये स्क्रीन पे दिए गए जो नंबर्स हैं, अगर आपको कोई भी कानूनी समस्या हो तो आप हमसे इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं। फोन लाइन्स लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं और आज का विषय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम इससे संबंधित है। इसके अलावा किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन, कोई कानूनी समस्या आपके जहन में चल रही है तो भी आप हमारे साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं, अपना सवाल कर सकते हैं। लीगल हेल्पलाइन आपका अपना शो। स्क्रीन पे दिए गए नंबर से आप हमसे जुड़ सकते हैं। अगर आपको कोई भी परेशानी या कोई भी सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पर। अगर कोई भी लीगल समस्या है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। या तो फोन लाइन्स लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, आप फोन के माध्यम से कानूनी सलाह हमसे ले सकते हैं। आज हम जिस विषय के साथ आपके सामने मौजूद हैं वो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत क्या कुछ अधिकार दिए गए हैं एक उपभोक्ता को यानी एक कंज्यूमर को। अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न है या फिर किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन है तो भी आप हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं, आप सवाल कर सकते हैं। क्या बेहतर कानूनी विकल्प हो सकता है, इस बात का जवाब हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और आज इस विषय पर रवलीन हमारे साथ खास चर्चा और बातचीत के लिए 3 खास मेहमान हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने आज के सभी सम्मानित अतिथियों से कराते हैं। नोएडा स्टूडियो से हमारे साथ परीक्षित शर्मा हैं, आप अधिवक्ता हैं दिल्ली हाई कोर्ट के। साथ ही कुमार संभव हैं, आप इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के अधिवक्ता हैं, लखनऊ से हमारे साथ मौजूद हैं। और प्रयागराज से हमारे साथ अधिवक्ता इलाहाबाद हाई कोर्ट सौरभ बासु जी इस कार्यक्रम में शामिल हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। शुरुआत परीक्षित शर्मा जी मैं आपसे करूंगा। सबसे पहले आप दर्शकों को ये बताएं कि एक उपभोक्ता होता कौन। अक्षय जी धन्यवाद। और उपभोक्ता के विषय में जहाँ तक हम जानते हैं तो जब कोई व्यक्ति किसी भी सर्विस को या किसी भी वस्तु को ले लेता है तो वो उपभोक्ता बन जाता है। उसके बदले में उसको कुछ मूल्य चुकाना पड़ता है तो वो उपभोक्ता बन जाता है। कोई व्यक्ति किसी कमरे को रेंट पे लेता है तो वो उपभोक्ता है। कोई व्यक्ति किसी सामान को खरीदता है, घरेलू उत्पाद को खरीदता है या किसी भी ऐसे सामान को खरीदता है जिसके बदले में उसने कुछ रेम्युनरेशन या किसी तरह का कोई पैसा या कोई रुपया उसको दे दिया है तो उसके लिए वो उपभोक्ता बन गया है। उसने उपभोग करने की कोई वस्तु खरीद ली है तो वो उपभोक्ता बन गया है जी। अब यहाँ समस्या ये आई कि 1970 में कोई भी ऐसा एक्ट नहीं था जो उपभोक्ता के संरक्षण के लिए कार्य कर रहा हो या उनकी संरक्षण के लिए कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं था कि कोई भी एडल्ट्रेशन ऑफ फूड उस समय होता था। कोई डिफेक्ट पा गया किसी प्रोडक्ट में तो वो किसी के समक्ष जाके शिकायत कर सकते थे। तो हमारे जो पार्लियामेंट है उन्होंने इस बात पे विचार किया। विचार करने के बाद में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 लाया गया, जिसके बाद में एक कंज्यूमर को वो सारी जितनी भी सुविधाएं लीगल जितनी भी सारी लीगल सुविधाएं उनको प्रदान कर दी गई कि यदि आपको कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जिसमें डिफेक्ट है या कोई भी सेवा है जिसके लिए आपको पूर्णतः उसका मूल्य चुका दिया है आपने, लेकिन उसके मूल्य के उपरांत भी आपको उस जितनी भी फैसिलिटीज नहीं मिल पा रही हैं तो आप उसके खिलाफ
3 टायर सिस्टम बनाए गए जी। हैं। डिस्ट्रिक्ट फोरम बनाई गई है, स्टेट फोरम है और नेशनल कमीशन है। इनमें जाके अपनी शिकायत को आप दर्ज करा चले सकते बिल्कुल, हैं। इसकी और भी तमाम बारीकियों को हम समझेंगे। जैसे आपने बोला कि डिस्ट्रिक्ट फोरम में भी कंप्लेंट की जा सकती है, स्टेट फोरम में भी, और उसके बाद लास्ट ऑप्शन बनता है सेंट्रल फोरम, नेशनल कमीशन। वहां पर जाकर अगर इस तरह का कोई इस समस्या आपके सामने है उपभोक्ताओं से जुड़ी हुई, तो उसकी कंप्लेंट आप कर सकते हैं। लेकिन वजह क्या होती है कि जब आपको स्टेट कमीशन के सामने जाना होता है या फिर सेंट्रल के सामने, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। दर्शकों के जुड़ने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। हमारे साथ मध्य प्रदेश से पुरुषोत्तम गुप्ता जी जुड़े हैं, पहले कॉलर। बहुत स्वागत है गुप्ता जी आपका। क्या परेशानी, सवाल कीजिए। मैंने भोपाल उपभोक्ता फोरम में केस लगाया हुआ है, अभी तक वहाँ निराकरण नहीं हो रहा है। कितना समय हुआ? भोपाल में उपभोक्ता फोरम में सर कितना समय हुआ केस फाइल किए हुए आपको? 2 साल हो गए। परीक्षित शर्मा जी, कितना वक्त लगता है? देखिए, इसमें कोई निर्धारित समय नहीं होता है, लेकिन ये जरूर एक गाइडलाइंस है कि किसी भी एक ऐसे मुकदमे की जो उपभोक्ता से संबंधित है उसको शीघ्र से शीघ्र उसका निपटारा किया जाएगा। लेकिन आपको ये समझना होगा कि आपका मुकदमा देरी किस वजह से हो रही है। क्या सामने वाला व्यक्ति उसमें कोई डिले कर रहा है, वो तारीखों पे नहीं आता, या जज साहब उसमें जो हमारे मेंबर होते हैं वो छुट्टी पे रहते हैं। तो यदि इस तरीके की परेशानी आपको फेस हो रही हैं, तो आप उसमें कंसर्न हाई कोर्ट में जाके एक रिट फाइल कर सकते हैं और वहां से उनको ऑर्डर करा सकते हैं जी। उसके अतिरिक्त यदि इससे अलग कोई समस्या है कि एडवोकेट आपको नहीं प्रॉपर गाइड कर पा रहे हैं, तो उसके लिए भी आप कंसर्न अथॉरिटी को, जो भी कमीशन से जुड़ी होती हैं, उनको आप एक एप्लीकेशन लिख के दे सकते हैं। वो आपकी सुनवाई 15 दिन के अंदर करेंगे। इसके अतिरिक्त इसमें अमेंडमेंट की बात भी आ रही है कि ऑनलाइन जो हम परचेजिंग करते हैं, इसमें बहुत सारे डिफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। आजकल सब ऑनलाइन परचेजिंग में ज्यादा ध्यान देते हैं। मोबाइल बुक कर दिया, बाद में आया तो उसमें जो है कुछ और निकल के आ गया। तो उस प्रॉब्लम को भी देखते हुए यहाँ पे अमेंडमेंट किया गया कि आप ऑनलाइन, कहीं ना कहीं जो आप कह रहे हैं कि विलंब इस तरह के मामलों के निष्कर्ष को लेकर जिस तरह से होते हैं, एक समस्या के तौर पर इसको जरूर देखा जा सकता है। हम अपने दर्शकों से भी बार बार अपील करते हैं कि किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन है तो आप हमारे साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं, अपना सवाल कर सकते हैं। अक्षय जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ एक दर्शक और जुड़ रही हैं, लता जी दिल्ली से। जी लता जी, बताइए क्या समस्या है आपकी? समस्या ये मैडम कि ना हमारे लड़के का केस चल रहा है। हाँ जी। तो वो लड़की मतलब करप्ट है। आपकी आवाज हेलो? लता जी, एक बार अपना सवाल फिर दोहराएं। हमारे लड़के का 9 साल से केस चल रहा है जी। 9 साल से। तो लड़की ने मतलब शादी से पहले मतलब 420 की थी, तो हमें बताया नहीं था। हमने उसके कागज वगैरह निकलवाए किसी से जानकारी लेके इधर उधर, तो हमें पता चला कि भी ये ऐसी है। तो हमने केस डाल दिया था 12C का। जी जी। 12C में हमें डिग्री मिल रही थी 2013 में। तो फिर उसने खर्चे के लिए, मतलब बच्चे के खर्चे के लिए डाला, जबकि वो 2 महीने हमारे पास रही थी। तो उसने जब वो चली गई थी घर छोड़ के अपने आप ही बिना बताए, तो उसने 2 महीने बाद फोन किया था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो हमने तो केस डाल दिया था नल वाइट का, तो वो हमें डिग्री भी मिल गई। तो वो हाई कोर्ट चली गई, हाई कोर्ट से फिर वो डिग्री मिली थी, तो उसमें मतलब एविडेंस नहीं हुए थे। जब उसने कबूल लिया था कि हाँ भाई ये मैंने किया था, तो हमने ये लिखवाया था, हमें इन्होंने नहीं बताया। तो अब वो केस लटके ही जा रहा है। वो बार बार खर्चा कभी 24 में डालती है, कभी मतलब 3 जगह उसने खर्चे के केस डाले हुए थे। क्या विकल्प? ठीक है, रबलीन ठीक है। तो परीक्षित जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि इनकी समस्या है मेंटेनेंस की एंड बहुत ज्यादा डिले हो चुका है जैसे इनके केस में, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? अच्छा, तो देखिए, सबसे पहले तो आपने जो बताया है कि जो उस लड़की के जो व्यवहार था, उसका आचार विचार था या उसका कैरेक्टर था, वो कहीं ना कहीं गलत था। तो उसके संबंध में यदि वो डोमेस्टिक वायलेंस भी करती है, तो ये नहीं है कि डोमेस्टिक वायलेंस किसी मतलब आदमी के ऊपर ही होता है, तो किसी महिला के ऊपर नहीं होता है। तो उसमें दोनों ही भागीदार हो सकते हैं। तो आप उनके खिलाफ कंसर्न थाने में एक कंप्लेंट दायर करिए कि ये महिला है और हमसे ये दुर्व्यवहार करती है, और हमको जो भी आपकी जो उसमें जेन्युइन प्रॉब्लम है वो सारी आप लिस्ट करके उसमें दे सकते हैं कंसर्न थाने को, जो भी आपका नजदीकी थाना है। उनको
उसमें जो भी संबंधित आपकी कंप्लेंट होगी एक निर्धारित समय में वो उस पर कार्रवाई करते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप उसमें 156 क्लोज 3 156(3) में मजिस्ट्रेट के पास जाके आप उसमें एक कंप्लेंट केस दायर कर सकते हैं, उनके एफआईआर रजिस्ट्रेशन कराने के आदेश वहां से ला सकते हैं। तो और रही बात आपकी जो हाईकोर्ट में जो प्रोसेस चल रहा है उसको आपको देखना होगा कि वो क्या हो रहा है, उसके बाद में जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उसको पढ़ने के बाद ही उसका जवाब उचित प्रकार से दिया जा सकता है। चलिए, बिल्कुल उम्मीद करते हैं लता जी, जो फौरी तौर पर आपको जवाब अभी परीक्षित शर्मा जी ने दिया है, अगर वो रास्ता आप अख्तियार करते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी जो परेशानी है उससे आपको छुटकारा मिलेगा। साथ ही आपसे एक निवेदन ये भी कि आपकी जो समस्या है इससे संबंधित दस्तावेजों की एक कॉपी अगर आप हम तक पहुंचा सकते हैं तो उसका परीक्षण करने के बाद क्या कुछ बेहतर, कितना बेहतर विकल्प हो सकता है कानूनी, इसका जवाब हम आप तक पहुंचाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। हम अपने दर्शकों से भी बार बार अपील करते हैं कि किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन है तो आप हमारे साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं। फोन लाइंस लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है और आज का विषय भी, आज हम बात उपभोक्ता संरक्षण से मामलों से जुड़ी हुई कर रहे हैं। हम लखनऊ का रुख करते हैं। कुमार जी, एक हमारे साथ और दर्शक जुड़ रही हैं, आरती दिल्ली से। जी आरती, क्या समस्या आपकी, बताइए हमें। सर ऐसा मैडम ऐसा है कि मेरी ना शादी हुई थी मतलब 2016 में, और मैडम मैं ना सिर्फ 3 महीने ही वहाँ रही थी और उन्होंने मेरे को ना निकाल दिया था घर से। मैडम अब 2 साल हो गए मैं अपने पेरेंट्स के घर में हूँ, तो मैंने मेंटेनेंस का डाला था सर, मेरा बांध भी दिया था मैं जज साहब ने, लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या किया कि ये शो कर दिया मैं जॉब करती हूँ, जबकि मैं मैडम जॉब करती नहीं, और मेरा ना खर्चा उन्होंने ना देना बंद कर दिया। अभी मेरा उसमें है, तो क्या ऐसा कोई है कि कोई जॉब करता है और उसको खर्चा ना मिले? मैडम अगर 4-5 हजार लेते हैं तो उससे क्या होता है, आप बताइए। जी आरती जी, आपके सवाल का जवाब देने के लिए हम चलते हैं हमारे अधिवक्ता इलाहाबाद हाईकोर्ट कुमार संभव जी के पास। कुमार संभव जी, बताएं आरती की हम किस तरीके से मदद कर सकते हैं। आरती को हाईकोर्ट में इसके खिलाफ अपील में जानी चाहिए, इनके पास बस यही लीगल ऑप्शन बचता है। जी आरती जी, अगर आपको और भी कोई समस्या हो तो आप हमें लिख सकते हैं, फिर हम आपकी मदद करेंगे। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आरती जी, आप हमारे साथ जुड़ी हैं और आपके पास जो विकल्प है वो कोर्ट जाने का, वो अभी कुमार संभव जी ने आपको बताया है। अगर आपको इस समस्या से छुटकारा पाना है तो आपको ये विकल्प जरूर अपनाना होगा। लगातार दर्शक भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गिरीश अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है, सवाल कीजिए गिरीश जी, क्या परेशानी? जी सर, मैंने बिजली का कनेक्शन लिया था जी 2 किलोवाट का। हाँ। तो उसमें फ्यूज जो है मैं डोमेस्टिक कर रहा हूँ और मुझ पर बिल कॉमर्शियल आ रहा है। जी जी, जिस संबंध में मैंने 19/12 पे बिजली की जो कंप्लेंट है उस पर कई बार कंप्लेंट की और मेरी कंप्लेंट निस्तारण नहीं हुई, जबकि मेरे पास ये मैसेज भेज देते हैं बार बार की जो कंप्लेंट है। तो सर क्या करना चाहिए मुझे? चलिए, बिल्कुल, आपको परेशान होने की सबसे पहले तो गिरीश जी जरूरत नहीं है, और बाकी क्या बेहतर विकल्प आपके लिए हो सकता है। सौरभ बसु जी क्या जवाब देंगे? इनका सीधा यही कहना है कि कनेक्शन तो इसका डोमेस्टिक का था, लेकिन जो बिल भेजे जा रहे हैं वो कॉमर्शियल के भेजे जा रहे हैं और कई बार कंप्लेंट की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। देखिए, इसमें एक इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के तहत ही एक ट्रिब्यूनल फॉर्म किया गया है जी। इलेक्ट्रिसिटी ट्रिब्यूनल में ये सारी बातें पहले असेस की जाती हैं कि आपने डोमेस्टिक लिया था और उसको कमर्शियल पर्पस के लिए आप बिल दे रहे हैं, तो वो रेक्टिफाई किया जाता है, वहां संशोधन हो जाएगा, वो उसकी असेसमेंट की जाती है। पहले आप उसको लिख के असेसमेंट कराइए पहले, और अगर नहीं होता है तो अब एक रिट कर सकते हैं हाई कोर्ट में, या इस चीज को कंज्यूमर फोरम में भी आप ला सकते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत, क्योंकि बिजली की जो कंजम्पशन है वो भी आप कंज्यूमर एक्ट के तहत उसको मान्य है। तो वो एक लीगल सर्विस आप कंज्यूमर फोरम के तहत भी ला सकते हैं, और उसका अगर आप असेसमेंट कराना चाहते हैं तो एक रिट के द्वारा हाई कोर्ट से भी कर सकते हैं इस चीज। चलिए, बिल्कुल उम्मीद करते हैं गिरीश जी, जो अभी आपको तरीका सौरभ बासु जी की तरफ से बताया गया वो तरीका आप अख्तियार कीजिए, निश्चित तौर पर आपकी जो समस्या है उससे आपको छुटकारा जरूर मिलेगा। रवली, एक दर्शक किरण हमारे साथ जुड़ना चाह रही हैं हिमाचल से। किरण जी, बताइए क्या समस्या है आपकी?
मैडम हमने 2014 में की थी शादी लड़के की, आगरा से है लड़की, लेकिन उसके घर परिवार का पता नहीं है कि किराए पर रहते हैं। अब वो आती नहीं है, 1 महीना हो गया, 2 उसको बोल रहे हैं कि घर आ जाओ, वो ना वो फोन उठाती है ना वो कुछ करती है, क्या करें हम? जी जी, आपके सवाल का हम जवाब गरीब आदमी है, हम गरीब आदमी है, इतने जी, जो जी। कर भी नहीं सकते हैं, उसका क्या करें उसको? जी जी, हम आपकी बिल्कुल मदद करेंगे। हम इस सवाल के लिए आते हैं परीक्षित जी आपके पास, तो इनकी मदद कृपया करिए। जी जी, देखिए बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है कि यदि आपके बेटी की वाइफ अपने घर चली गई है तो वो वापस आ जाएगी। आपको बस एक छोटा सा काम करना है, कोई भी नज़दीकी अधिवक्ता हैं उनके पास जाइए, वहाँ पर वो रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, जो उनके वैवाहिक अधिकार हैं उनको रेस्टिट्यूट करने का एक मुकदमा डालते हैं सेक्शन 9 में हिंदू मैरिज एक्ट में, तो वो मुकदमा वहाँ पे डल जाएगा। उसके बाद में उनको समन हो जाएगा, समन होने के बाद में उनको कोर्ट में बुला लेगी कोर्ट, और आपके मैटर को मीडिएशन में रेफर कर दिया जाएगा। जो भी आपकी छोटी मोटी समस्या हैं, क्योंकि हर परिवार में कुछ ना कुछ ऐसी वैवाहिक समस्या हो जाती हैं जिसके कारण एक शादी का जो रिश्ता होता है वो टूटने की कगार पे होता है, लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 9 इसको रेस्टिट्यूट करने की पावर रखता है। तो आप अधिवक्ता जी के पास जाइए और वहां पर जाके सेक्शन 9 में शीघ्र अतिशीघ्र सेक्शन 9 का मुकदमा दायर कराइए। चलिए, बिल्कुल उम्मीद करते हैं जो आपका सवाल था उसका वाजिब उत्तर आप तक जरूर पहुंचा होगा। जो तरीका अभी आपको परीक्षित जी ने बताया वो तरीका आप अख्तियार करते हैं तो जो आपकी परेशानी है निश्चित तौर पर उससे आपको राहत जरूर मिलेगी। एक और दर्शक ग्वालियर से हरी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है हरी जी। क्या परेशानी है, सवाल कीजिए। नमस्कार। हेलो जी हरी जी, सवाल कीजिए। चलिए, ठीक से संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन हम अपने दर्शकों से अपील करते हैं कि जिस वक्त आप हमें कॉल करते हैं उस वक्त आप अपने टेलीविजन का वॉल्यूम पूरी तरह से बंद रखें ताकि आपकी आवाज़ हम तक बेहतर तरीके से पहुंच पाए। कुमार संभव जी, आज जो हम बात कर रहे हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की, आप कैसे परिभाषित करेंगे एक उपभोक्ता के अधिकारों को? जी, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में 21D सेक्शन 21D के अंतर्गत उपभोक्ता को परिभाषित किया गया है। जी। उपभोक्ता को 2 भागों में बांटा गया है। एक सर्विस, जो कोई उपभोक्ता कोई सर्विस को खरीदता है या सर्विस लेता है, उसके लिए कोई कंसिडरेशन अमाउंट पे करता है या पेमेंट करने का प्रॉमिस करता है, तो वो भी उपभोक्ता, अगर पेमेंट नहीं भी किया है, प्रॉमिस करता है कि मैं आपको दे दूंगा, वो भी उस उपभोक्ता की श्रेणी में आ जाता है। कोई वस्तु खरीदता है, खरीदने के बाद प्रॉमिस करता है कि वो पेमेंट कर देगा, तो भी वो उपभोक्ता की श्रेणी में आ जाता है। उसके बाद एक अमेंडमेंट आया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में 2003 में, उसके अंतर्गत उपभोक्ता के डिफिनीशन को काफी बड़ा किया गया। उसमें क्या था कि पहले मझोले और छोटे कारोबारी जो अपने जीविका उपार्जन चलाने के लिए दुकान या कोई छोटा मोटा व्यवसाय करते थे, उनको भी कमर्शियल पर्पस कह के उनको उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम से बाहर कर दिया जाता था। लेकिन उस अमेंडमेंट के बाद उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को वास्ट किया गया, उसमें जोड़ा गया कि जो व्यक्ति अर्निंग हिज लेवलीहुड बाय द मीन्स ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जो भी व्यक्ति अपना जीविका उपार्जन स्वरोजगार के माध्यम से करता है, वो भी उपभोक्ता की श्रेणी में आएगा। अदरवाइज उससे पहले उसको व्यावसायिक श्रेणी में लेकर छोटे मझोले कारोबारियों को, छोटे दुकानदारों को, उनको उपभोक्ता संरक्षण से बाहर कर दिया गया। कुमार संभव जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं गोपाल जौनपुर से, तो आइए उनका सवाल सुनते हैं। गोपाल, बताइए आपकी क्या समस्या है? हेलो गोपाल जी, सवाल कीजिए। हाँ सर, नमस्कार। मैं गोपाल मिश्रा बात कर रहा हूँ जौनपुर उत्तर प्रदेश से। जी नमस्कार। सर, ऐसा प्रॉब्लम मेरा ऐसा है ना, मेरा एक सेक्टर मार्ग था। जी जी, हेलो जी गोपाल, सवाल कीजिए आप। हाँ सर, मेरा एक सेक्टर मार्ग था जो कि ऐसा हुआ ना, उसको कुछ क्षेत्र के लोगों ने थोड़ा थोड़ा कब्जा कर लिया है जी, और आगे से जो जगह है वो आबादी की जमीन है। हाँ हाँ, तो उसको मैं कैसे कर सकता हूँ सर? उसके लिए मैं एक बार सोचा था अपना हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल करने के लिए। क्या जनहित याचिका इस पर लग सकता है क्या? कुमार संभव जी, जनहित से संबंधित मैटर है। ठीक, बिल्कुल आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुमार संभव जी, क्या जवाब देंगे? जी हाँ, जनहित याचिका का बहुत सिंपल सा प्रिंसिपल होता है कि जिस विषय, कोई भी जो विषय है उसमें लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट अगर इन्वॉल्व है, केवल आपका व्यक्तिगत स्वार्थ उसमें ना हो, बल्कि उस गांव से, उस समाज में लोगों का अगर इंटरेस्ट इन्वॉल्व है और उनको किसी प्रकार की कठिनाई अगर आ रही है कब्जा करने की वजह से
या फिर कोई सरकारी जमीन को किसी ने कब्जा कर लिया, किसी रास्ते को कब्जा कर लिया, मगर वो प्राइवेट इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। इस बात पे ध्यान रखना होगा कि वो जो भी आपकी कोई चीज है उसमें प्राइवेट केवल आपका और आपका इंटरेस्ट उसमें इन्वॉल्व ना हो। उसमें उस गांव का, उस समाज का अगर पूरा सबका इंटरेस्ट इन्वॉल्व है तो पब्लिक लिटिगेशन में आप PIL फाइल कर सकते हैं, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में आप PIL फाइल करके उस पर अपना आप अपने अधिकार के तहत उसका उपयोग कर। चले बिल्कुल, लेकिन इन तमाम चीजों के बारे में उपभोक्ताओं को जागरूक होना बेहद जरूरी है। रवलीन कुमार संभव जी, हम आपसे फिर से जुड़ते हैं। एक उपभोक्ता है हमारे साथ, पंकज MP से। जी पंकज, बताएं क्या समस्या है आपकी? सर, हम लोगों ने एक कंपनी के लिए काम किया था, मजेंटा एग्रो। उसमें सर हम लोगों ने यहाँ पे किसानों को मेंबर बनाने का काम था, जिसमें हम लोगों को यहाँ पे हमने ऑफर लेटर सारी चीजें दी हैं। अब हम लोगों ने किसानों को मेंबर बनाया, सारी चीजें करी, बट कंपनी निकल गई सर वहाँ से। अब हम लोग उसके लिए क्या लीगल एक्शन ले सकते हैं? जी, इस सवाल के जवाब के लिए हम चलेंगे सौरभ बसु जी के पास। सौरभ बसु जी, क्या कहना है आपका? देखिए, एक तो ये फ्रॉड का केस है, एक तो आप FIR कर सकते हैं 420 में, और इसमें एक ये कंपनी एक्ट के तहत उस कंपनी को भी आप फॉर्जरी के केस में डाल सकते हैं, और उसको लीगल एक्शन आप कंपनी एक्ट के तहत भी ले सकते हैं इसमें, जो इन्होंने रजिस्टर करवाने के बाद ये बाद में भाग जाते हैं। मेन चले, तकनीकी खामी के चलते उनकी आवाज़ हम तक ठीक ढंग से नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन आज जो हम चर्चा कर रहे थे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की, और कई कॉलर्स हमारे साथ जुड़े जिनके प्रश्नों का आप सभी मेहमानों ने बेहतर तरीके से उत्तर भी दिया। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो दरअसल कानून तो हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद होता है, लेकिन एक बड़ा तबका इंसाफ की दहलीज से रवलीन इसलिए दूर रह जाता है क्योंकि जानकारियों का अभाव होता है, और इसी अभाव को दूर करने के मकसद से रोजाना हम आपके बीच में मौजूद रहते हैं, हर दिन एक नए विषय के साथ। फिलहाल हमारी आज की खास पेशकश में इतना ही, लेकिन APN न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी। नमस्कार।